सोबिन के बेस्ट फ्रेंड को जैसे ही बात पता चलती है कि सोबिन जून की गर्लफ्रेंड है, उसका तो दिल ही टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब सोबिन और जून घर के अंदर चले जाते हैं, तभी चानकी की गर्लफ्रेंड बाहर आकर उससे कहती कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही सोबिन रही तो तुम्हें ना ही कोई गर्लफ्रेंड मिलेंगी और ना ही तुम्हारी किसी से शादी होंगी। इस बात पर चानकी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो बिना अपने लाइफ पार्टनर के भी काम चला सकता है। चानकी की बात सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। देर रात जून सोबिन को उसके हॉस्टल रूम पर छोड़ने जाता है। रास्ते में जब सोबिन को चानकी का कॉल आता है तो जून उसके हाथ से फोन ले लेती और कॉल काट देता है। सोबिन जून से पूछती भी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जून उससे कहता है कि मुझे तो अब इन चीजों का हक होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जून सोबिन को ये बात भी समझाता है कि लोगों की ज्यादा कद्र करने से उनकी नजरों में हमारी वैल्यू कम हो जाती है और फिर लोग हमारा गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। सोबिन को भी जून की बात समझ आती है और वो दोनों सोबिन के हॉस्टल जाते हैं ताकि जून उसे सही सलामत घर छोड़ सके। अपने रूम पर पहुंचकर सोबिन पूरी रात रोती है क्योंकि वो चानकी से सच्चा प्यार जो करती थी। दूसरी तरफ सोयन भी अपनी पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर परेशान था और इसी परेशानी के चलते वो भी रात भर नहीं सोता है। अगले दिन सोयन का क्लासमेट उसे बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब सजेस्ट करता है। सोयन भी उस पार्ट टाइम जॉब के लिए हाँ कर देता है और इंटरव्यू देने पर सिलेक्ट भी हो जाता है। पर जैसे ही सोयन को पता चलता है कि वो जॉब उसे योंग ने दिलवाई है अपने रिकमेंडेशन के जरिए, सोयन उस पार्ट टाइम जॉब को करने से मना कर देता है। उसी शाम जब योंग गुस्से में सोयन से मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सोयन उससे कहता है कि मेरे लिए तुमने उस आदमी से एहसान मांगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त किसी के भी कर्जदार रहे। योंग सोयन को समझाने की कोशिश भी करती है कि दोस्ती में तो ये सब चलता ही रहता है ना। तो सोयन उससे कहता है कि मैं किसी का भी कर्जदार बनकर नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरों का कर्ज चुकाना नहीं आता। इतना कहकर सोयन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैसेजेस के जरिए जून को पता चलता है कि सोबिन आज कॉलेज नहीं आने वाली है। दूसरी तरफ कोयुन सोयुन के कॉलेज में आता है और उसकी मुलाकात मिंजू से होती है। कोयुन जैसे ही मिंजू को देखता है, उसे मिंजू से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। कोयुन मिंजू को देखने में इतना मग्न था कि उसका पैर कब फिसल जाता है और वो कब गिर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और मिंजू ये बात ना नोटिस कर ले इसलिए वो पुशअप मारने लगता है। मिंजू की आसपास की सारी लड़कियां इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है। उधर सोयन और जून ने गलती से मैचिंग कपड़े पहन लिए थे। जब जून ये बात सोयन को बताता है तो सोयन अपनी जैकेट उतार देता है, तो जून उससे कहता है हम लोगों की पैंट भी तो सेम है ना, तो उसे भी उतार दो। सोयन ये बात इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, पर जून कहाँ मानने वाला तब उसका पीछा करता है और सोयन से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। सोयन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जून उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो आज मुझे खाना खिलाना होगा। सोयन उससे कहता भी कि मैं ही काम क्यों करूं। तभी पीछे से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोयन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोयुन दिखता है जो कि पुशअप कर रहा था। उन सारी लड़कियों पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कोयुन जैसे अपनी शर्ट उतारने वाला होता है, सोयन वहाँ पर आ जाता है और उसे टपली मारता है और खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। कैंटीन में सोयन कोयुन के साथ साथ जून को भी लंच खरीद कर देता है। लंच करते वक्त सोयन कोयुन से पूछता भी कि तुमने अपने बाल ऐसे क्यों कलर करवा लिए, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर पर ऐसी हेयर स्टाइल सूट नहीं करेंगी। तो कोयुन उससे कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर बनने से पहले ही अपनी सारे शौक पूरे कर लेना चाहता है ताकि बाद में उसे किसी बात का मलाल ना रहे। लंच करते वक्त सोयन जैसे कोयुन का ख्याल रख रहा था, जून को उस बात से थोड़ा जेलस फील होता है क्योंकि जून के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे इतने प्यार से खाना खिलाए। सोयन जब थोड़े समय के लिए डाइनिंग टेबल से चला जाता है तभी कोयुन की नजर जून की एक्सपेंसिव वॉच पर पड़ती है और कोयुन जब जून से वॉच के बारे में पूछता है तो जून उसे वॉच दे भी देता है। घर जाते वक्त कोयुन जून से ये भी कहता है कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा गरीब है तो प्लीज उसे मत छोड़ना। सोयुन जैसे ये बात सुनता है वो कोयुन को वहाँ से भगा देता है। घर जाने से पहले जून सोयुन से पूछता भी कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, तो सोयुन उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी जून को सोबिन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटेशन की मीटिंग के वक्त वो सारे सीनियर्स फिर से नाटक करने लगते हैं और काम नहीं करते हैं। नतीजन सारा काम सोयुन और सोबिन पर ही आ जाता है। जून सोयुन से कहता भी है कि वो उसकी मदद करेगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो सोयुन उससे कहता है कि तुम अभी सिर्फ एक जूनियर हो तो तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। जून सोयुन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ एक बार जून पर भरोसा करना चाहिए। सोयुन जून पर भरोसा करके उसे भी कुछ काम दे देता है। घर जाकर जून एक पेपर पर अपने डैड से बात करने के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगता है क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने डैड के कंपनी के डाटा की जरूरत थी। इस सीन से हमें पता चलता है कि जून अपने डैड से इतना डरा करता था कि वो उनसे बात करने से पहले ही सोच लेता था कि उसे क्या कहना है। जून की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने डैड से बात करे, तो वो उनकी सेक्रेटरी को कॉल करता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तभी वहाँ पर जून के डैड आ जाते और सेक्रेटरी को चिल्लाने लगते हैं कि वो किस इंसान से उनकी कंपनी का डाटा शेयर कर रही है। जब सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि वो उन्हीं के बेटे को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही है,
तो जून के डैड खुशी खुशी मान जाते हैं और सेक्रेटरी से कहते हैं कि उनके बेटे को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे सारी प्रोवाइड करे। पर सेक्रेटरी जैसे ही डैड को बताती है कि इन्फॉर्मेशन उनका छोटा बेटा मांग रहा है, उनके एक्सप्रेशन और बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और शायद वो जून को इन्फॉर्मेशन देने से भी मना कर देते हैं। फोन की दूसरी तरफ जून के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है अपने डैड के इस बिहेवियर से और वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। दूसरी तरफ सोयन अब भी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए काम कर रहा था। वो इतना थक चुका था कि उसे ढंग से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। तभी स्टोर में वो बदमाश सीनियर आते हैं और सोयन को फिर से बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर योंग आ जाती है और उन बदमाश सीनियर को अच्छे से मजा चकाती है। थोड़ी देर बाद घर पर सोयन को कोयुन के पास से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सोयन कोयुन से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो कोयुन उसे बताता है कि उसने कोई ऐसी चीज बेची जो उससे फ्री में मिली थी। ये सुनते से सोयन कोयुन को डराते हुए पूछता है कि सच सच बताओ तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। तो कोयुन उसके सामने सारा सच उगल देता है। सब कुछ जान लेने के बाद सोयन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो कोयुन को डांटता भी है और साथ ही साथ जून से मिलने भी जाता है ताकि वो जून से उस वॉच के बारे में बात कर सके। सोयन जून को उसके घर के बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसका दिया हुआ कर्ज जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करेगा। तो जून सोयन से कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता और मैं जब चाहूँ तब दोबारा वैसी घड़ी खरीद भी सकता हूँ। तो सोयन उससे पूछता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूँ। तो जून उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँ ना, तुम बस मेरा फोन उठा लेना और हो सके तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करना। सोयन जून की बात मान जाते क्योंकि उसके पास में और कोई तरीका नहीं था जून का कर्ज उतारने के लिए। उसी रात सोबिन का बेस्ट फ्रेंड चैन की उसे समझाने की कोशिश करता है कि जून ने ये सब जानबूझ के किया क्योंकि जून को पता था कि चानकी की गर्लफ्रेंड उस दिन घर आने वाली है। जाहिर सी बात है सोबिन चानकी की इन बातों पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जून को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चानकी इस बात को भी नोटिस करता है कि सोबिन ने अब अपना ब्रेसलेट उतार दिया है। सोबिन चानकी से ये भी कहती कि अब उसे नहीं पता कि वो दोनों दोस्त रह भी पाएंगे या नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त सोबिन को बस यही बात खाई जा रही थी कि क्या जून ने ये सब जानबूझकर किया। तो वो अपनी मन का शक दूर करने के लिए जून को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जून से मिलने पर सोबिन उसे साफ साफ पूछ लेती कि क्या तुम जानते थे कि चानकी की गर्लफ्रेंड उस दिन उसके घर पर रहने वाली थी। जून भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सोबिन से कह देता है कि मैं इस बारे में जानता था और मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें चानकी के पीछे पागलों की तरह घूमते हुए नहीं देख सकता था। सोबिन को लग रहा था कि जून ने भी उसे धोखा दिया है और वो उससे अपनी दोस्ती तोड़कर वहाँ से चली जाती है। जून इस बात से इतना हर्ट था कि वो अपनी सीनियर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, पर वहाँ पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो वो सोयुन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जैसी चीजें पहले थी वैसी ही वापस हो जाए। तो मैं चीजों को वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करूँ। तो सोयुन जून से कहता है कि उसने जिस भी इंसान का दिल दुखाया है उस इंसान को जाकर वो सारी सच्चाई बता दे कि जून ने ऐसा वाकई में क्यों किया, बगैर उस सच्चाई को शुगर कोट करे। इतना कहकर सोयुन फोन रख देता है। जून भी भागते हुए सोबिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता था और मैं तुम्हें किसी और के पीछे पागलों की तरह घूमते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही किया है और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला है। ये सब कहने के बाद जून सोबिन से माफी भी मांगता है। सोबिन भी जून को माफ कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोयुन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जून जब सोयुन को कॉल करता है तो उसे नर्स के जरिए ये बात पता चलती है। जून जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पर सोयुन के होश में आने का इंतजार करता है। सोयुन जैसे ही होश में आता है जून उसे बताता है कि उसे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की वजह से एडमिट किया गया है। सोयुन जून से पूछता भी कि तुम हॉस्पिटल कैसे है, तो जून उसे सारी बातें बताता है। तो जवाब में सोयुन उससे कहता है कि तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो जो बार बार मुझे कॉल करते रहते हो। तो जून मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था क्योंकि तुम्हारी एडवाइस काम कर गई। जून की बात खत्म होते से ही सोयुन उसे जाने के लिए कहता है। तो जून उससे पूछता भी है कि तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हो। तो सोयुन उससे कहता है क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी जितनी शानदार नहीं है और अब तुमने सच जान लिया ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सोयुन की ये बात सुनकर जून उससे मुस्कुराकर कहता है कि मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, फिर तुम चाहे एडी चोटी का ही जोर क्यों ना लगा लो। जून की ये बात सुनकर सोयुन उससे घूरने लगता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।